हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और उसी के साथ कौन से आर्टिकल से प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब जो भी आर्टिकल रहेगा ना, वो उसमें मैं आपको चीज़ें थीम वाइज दिखाऊंगा। ओके, तो हम आपके साल भर में अगर 10,000 आर्टिकल कवर करते हैं तो 10,000 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। तो 10,000 आर्टिकल में से हम क्या सीख सकते हैं? तो उन आर्टिकल्स में हम क्या सीख सकते हैं? थीम वाइज चीजें कवर कर सकते हैं, ताकि जो चीजें प्री में पूछे उसको हम शॉर्ट कर सकें, और जो आपके मेंस में पूछा जा सकता है उसको शॉर्ट करके चीजों को समझे। ओके, शॉर्ट आउट करके जो चीजें चीजें हमें समझनी होती है, वैसे हम चीजों को समझेंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम थीमेटिक होता है, स्पेशली जो मेंस है आपका, या फिर प्री में भी देखे तो चीजों को आपको थीमेटिक देखना जरूरी रहेगा। तो इसमें बाकी एडमिशन की डिटेल्स मेंशन की गई है। आप अगर कोई हमारे इंस्टीट्यूशन से सीधा जुड़ना चाहते हैं थ्रू क्लासरूम, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एडमिशन करवा सकते हैं अपना। जो फी है वो काफी एफोर्डेबल है, और जो भी चीजें यहाँ मेंशन की गई है, जो कोर्स हाईलाइट है उसको आप देख सकते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक जो है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। देन WII मतलब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रेकमेंड्स टू सेव सुवनसिरी एलिफेंट्स इग्नोर्ड। तो अभी इसमें क्या है कि किस तरीके से जो हमारे इकोनॉमिक टारगेट्स है या फिर जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाइक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ओके, फिर आपका लोगों को एक सहूलियत देना थ्रू इकोनॉमी। तो उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट आपके डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स लेती है, लाइक डैम का प्रोजेक्ट हो, या फिर इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो, या फिर अदर डिफरेंट अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स लाइक रोड हो, रेलवे हो, देन आपके एयरपोर्ट हो। तो इनसे क्या होता है, जब भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हम करते हैं तो हमें एनवायरनमेंट के ऊपर इसका क्या असर हो सकता है वो देखना जरूरी रहता है। और इसके लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है जो क्या करती है, गवर्नमेंट को आपका इंसाइट प्रोवाइड करती है कि गवर्नमेंट को इसमें ग्रीन सिग्नल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो अभी इसमें क्या किया गया, ध्यान रखिएगा, जैसे कि इंडिया में आपका क्या है, पावर शॉर्टेजेस है, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेजेस है, जिसके वजह से क्या है, आपका जो डेवलपमेंट है वो हैम्पर होता है। और इधर अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है आपका, स्पेशली आसाम में देखें तो जो हाइड्रो पावर का पोटेंशियलिटी है बहुत ज्यादा है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही लगभग 40% आपका हाइड्रो पावर आपका पोटेंशियलिटी है पूरे देश का, पूरे इंडिया का। तो इससे क्या है, अभी अगर हम पावर डिफरेंट पावर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, तो उससे क्या होगा, पावर अगर जनरेट होगा तो हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, स्कूल कॉलेजेस को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। देन आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके लिए एनर्जी जो चाहिए वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा। ओके, देन आपका जो एग्रीकल्चर है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, वाटर पंपिंग करना, इरिगेशन करना, तो इन सभी चीजों में सहूलियत होगी। मतलब आप अगर ओवरऑल देखें तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोगों का होगा, लेकिन किसके कॉस्ट में होगा, एनवायरनमेंट के कॉस्ट में। तो एनवायरनमेंट का कॉस्ट को मिनिमाइज करके जो हम डेवलपमेंट करेंगे उसको एक वर्ड में क्या कहा जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अभी ध्यान रखिएगा कि जो सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया गया है उससे अभी क्या हो रहा है, उसका इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया था, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA। तो उसमें WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रेकमेंड किया था कि जो सुबनसिरी आपका रीजन में एलिफेंट कॉरिडोर है उसमें ये इम्पैक्ट करेगा। और ये इम्पैक्ट क्या करेगा, जो एलिफेंट का जो कॉरिडोर है उसको डिस्टर्ब करेगा। तो एलिफेंट क्या करेंगी, जो ह्यूमन एरिया है उससे होके गुजरेगी, या फिर ह्यूमन हैबिटेटेड एरिया में एनक्रोच करेगी, जिससे क्या है, ह्यूमन एनिमल या फिर ह्यूमन एलिफेंट कॉरिडोर जो है, सॉरी, ह्यूमन एलिफेंट का जो आपका कंफ्लिक्ट है वो बढ़ेगा। ओके, तो इसीलिए अभी ध्यान रखिएगा, इस जो आर्टिकल है इसमें आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कन्फ्लिक्ट कर रही है एनवायरनमेंट के साथ, उसके लिए हमें कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करना है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने इंश्योर नहीं किया तो क्या होगा, ये आपके
जो डेवलपमेंट रहेगा वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। प्रॉब्लम क्या होगी, जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारा खत्म होगा, ह्यूमन ह्यूमन एनिमल का जो कन्फ्लिक्ट है वो आपका सर्च होगा। तो इन चीजों को हमें क्या करना है, टेकल करना है समय के साथ। तो इसमें अभी हम सजेशन क्या दे सकते हैं कि जब भी कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लिया जाएगा, अभी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय पे, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसको हम कैसे सस्टेन करवाएंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट देना है, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ओके इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना, इकोनॉमिक ग्रोथ होना जरूरी है। और ग्रोथ के लिए क्या है, नेचुरल रिसोर्स या फिर नेचर के साथ आपके जो रिसोर्स है उसको एक्सट्रैक्ट करना जरूरी है। लेकिन कैसे एक्सट्रैक्ट करना जरूरी है, सस्टेनेबली आफ्टर ड्यूली कंसिडरिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो उसके लिए जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको आपके बहुत ही इंटीग्रिटी के साथ किया जाना जरूरी है। और उसमें जो भी हमको दिखाई पड़ता है कि कोई डेंजर है, आपका कोई हैजर्ड है, तो उसको हमें अवॉइड करना जरूरी है। और इसी के साथ जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको भी करना जरूरी है। तो अभी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगर रेड फ्लैग इन्होंने दिखाया था कि मल्टीपल आपका इकोलॉजिकल रेड फ्लैग था इस प्रोजेक्ट को लेके, तो गवर्नमेंट को हो आपका जैसे, या फिर यहाँ एक गवर्नमेंट ऑफ आसाम, फिर नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, अभी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने ये आपका ग्रीन सिग्नल दिया, इसीलिए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। तो अभी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने ग्रीन सिग्नल दिया तो आसाम गवर्नमेंट इसमें बफर की तरह काम कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। फिर एनएचपीसी को भी ये चीजें पता थी, तो इनको क्या करना था, विथ ड्यू आपका कंसर्न, इसको इस जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो रेड फ्लैग था उसको ध्यान में रखना जरूरी था। तो अभी के समय क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है कि आपका जो ग्रेव थ्रेट टू दी डुलुंग सुबनसिरी एलिफेंट कॉरिडोर, ओके, जो आपका रूट है बिटवीन आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। अभी आसाम में देखे तो सेकेंड हाईएस्ट एलिफेंट है इंडिया में आफ्टर कर्नाटका, थर्ड में है केरला। ओके, ये जो बोला बताया इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स में जरूरी हो सकती है। ओके, तो 5 साल में एलिफेंट का सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो 1992 में लिया गया था। तो इससे अभी आप देख सकते हैं आसाम में 5 एलिफेंट कॉरिडोर है। ओके, फिर आपका अरुणाचल में 2 एलिफेंट कॉरिडोर है। तो इन कॉरिडोर्स के बीच में अगर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगाते हैं तो इनका जो माइग्रेटरी रूट है वो वल्नरेबल हो जाता है। तो इससे क्या है, आपका ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक्ट तो होगा ही, इकोलॉजिकल जो आपका एक हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी दिखाई नहीं पड़ रहा है इसमें। तो इन फ्यूचर पूछा जा सकता है, तो इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए कि जो भी चीजें हैं हमें सस्टेनेबली डेवलप करना है, एनवायरमेंट का इम्पैक्ट को असेस करना है। ओके, फिर आपका सोशल इम्पैक्ट असेस करना है। फिर जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट है लाइक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनका जो भी आपका कंसर्न ये जताते हैं उसके ऊपर आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लेना जरूरी है गवर्नमेंट को। ओके, तो ध्यान रखिएगा, एज वेल एज जो प्रोजेक्ट डेवलपर है उसको। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है नीति फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो अभी नीति आयोग नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या काम कर रही है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को इन 2015 1 जनवरी को। तो उसके बाद नीति आयोग अभी क्या कैसे काम कर रही है, थिंक टैंक की तरह काम कर रही है आपके गवर्नमेंट का। तो नीति में जो आपका गवर्निंग काउंसिल है जिसमें कौन रहते हैं, पीएम एज ए चेयरमैन रहते हैं, और इसी के साथ जो डिफरेंट स्टेट के सीएम हैं या फिर अदर मिनिस्टर्स को भेज सकते हैं सीएम। ओके, और जो आपके यूनियन टेरिटोरी के जो हेड है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है या एडमिनिस्ट्रेटर है, ये ज्वाइन करते हैं इसमें। तो इससे क्या होता है, आपके जो डिफरेंट स्टेट बैठते हैं उससे डिस्कशन होती है कि किस तरीके से इंडिया का जो ग्रोथ है उसको आगे बढ़ाया जाए, डिफरेंट रीजन में क्या प्रॉब्लम है उसको जाना जा सकता है। तो इससे क्या है, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ता है। ये तो हो गया ओवरऑल गवर्निंग काउंसिल के बारे में। तो अभी ध्यान रखिएगा, नीति का एक नॉर्थ ईस्ट फोरम भी है जो किसमें फोकस करता है, नॉर्थ ईस्ट में। तो अभी नॉर्थ ईस्ट को अगर देखें तो 8 स्टेट है, और 8 स्टेट में क्या है, बहुत ज्यादा पोटेंशियलिटी है, स्पेशली नेचुरल रिसोर्स के लिहाज से देखे, वाटर रिसोर्स के लिहाज से देखे, नेचुरल रिसोर्स के अंदर। ओके, देन आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ से देखे, टूरिज्म पोटेंशियलिटीज की ओर से देखे, तो बहुत सारा पोटेंशियलिटी नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है। दूसरा आपका इसी के वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन सही तरीके से नहीं है। और इससे क्या है, अभी जब
हमारे रीजन में, नॉर्थ ईस्ट में, मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूं, तो इस रीजन में अभी प्रॉब्लम क्या है कि आपका इकोलॉजिकल एक फ्रेजाइलिटी भी देखी जाती है कि बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, और दूसरा जो आपका जियोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी है वो भी देख सकते हैं। जैसे आपका मोस्ट ऑफ द एरिया क्या है, आपका हिली टेरेन है। ओके, तो इससे क्या होता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में थोड़ी दिक्कतें आती है। फिर भी क्या है, किसी भी चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन रहता है। जैसे कि अभी थोड़े पहले हमने बात किया था आपके अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, तो हम सस्टेनेबली नॉर्थ ईस्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कब फॉर्मेशन हुआ, ये चीजें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो जो 10th गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग है वो भी हाल में हो गया था, जिसको चेयर किया था बाई पीएम साहब ने। ओके, तो ये चीज मैंने ऑलरेडी बता दी है। तो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी फोकस किया गया है, तो स्पेशली कौन से डोमेन में, वाटर मैनेजमेंट में, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। देन आपका रूरल इनोवेशन में, ओके, तो रूरल एरिया बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल असम में ही देखे तो आपकी जो लगभग 86% आबादी है रूरल रीजन में ही रहती है। फिर स्किल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, एग्री टेक ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लाना जरूरी है, क्योंकि अभी भी क्या है, ट्रेडिशनल मेथड से ही खेती बाड़ी किया जाता है। तो इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है कि ऑर्गेनिक हब बन सकता है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट। ओके, देन सस्टेनेबल हम टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा टूरिज्म पोटेंशियलिटीज देखी जाती है नॉर्थ ईस्ट में। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट के आसाम से ही बात करूं तो यहाँ पे भी क्या है, बहुत ज्यादा टूरिज्म पोटेंशियलिटी है। वो चाहे आपका नेचुरल टूरिज्म हो, ओके, वाटर रिलेटेड आपका टूरिज्म हो, देन आपका अगेन अगर रिलीजियस टूरिज्म देखे, देन कल्चरल टूरिज्म देखे, टी टूरिज्म देखे, ट्राइबल टूरिज्म देखे, तो बहुत ज्यादा पोटेंशियलिटी है। ये तो मैं चंद आपको पोटेंशियलिटी बता रहा हूँ। ओके, तो इन सभी चीजों को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सस्टेनेबल तरीके से, ताकि इस रीजन का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कर सके। और बाकी क्या है, इन चीजों के ऊपर पॉलिसी एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। पहला है कि जो पॉलिसी बनाए वो सस्टेनेबल हो, और जो एग्जीक्यूशन है वो बेटर हो। ओके, तो बाकी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी चैलेंजेस में देखें तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, इंटर स्टेट आपका अगेन बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, लाइक आसाम मेघालय के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट है, आसाम नागालैंड के बीच है, आसाम अरुणाचल के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट है। ओके, फिर आप देखें तो इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव रीजन है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें क्या है, बायोडाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट एरिया देखा जाता है। अगर डेवलपमेंट करेंगे तो क्या है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसीलिए सस्टेनेबली डेवलप करना जरूरी रहेगा। देन आपकी क्या है, जो फॉरेस्ट एरिया है उसको भी हम ज्यादा नहीं काट सकते हैं, क्योंकि आपका जो जियोलॉजिकल फेजाइलिटी है, जैसे लैंडस्लाइड्स, ये सभी चीजें बढ़ जाएंगी। ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ओके, तो ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है इससे। तो अभी अगर आप देखें 85% से भी ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है इन मिजोरम। ओके, फिर आप अगर देखें तो नागालैंड में हो, मेघालय में हो, सभी में 60% से तो ऊपर ही है। ओके, तो इसीलिए क्या है, आपका जो एथनिक आइडेंटिटी है, जो ट्राइबल आइडेंटिटी है, उसको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ओके, बाकी डिजास्टर वल्नरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, जैसे अर्थक्वेक का वल्नरेबिलिटी हो। ओके, जो बीआईएस का आपका जोनिंग है उसमें सबसे डेंजर जोन में आता है नॉर्थ ईस्ट। देन आपका अगर देखे तो फ्लड का प्रॉब्लम है, देन अगर देखे तो फिर लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम है। तो इन सभी जो डिजास्टर्स है इसको भी देखना जरूरी रहेगा, जो डिजास्टर वल्नरेबिलिटी है बिफोर डेवलपमेंट। तो इसीलिए इसका एक ही आंसर है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंश्योर करना जरूरी है। सभी चीजों को हमें सोशल इंपैक्ट असेसमेंट देखना जरूरी है कि ट्राइबल के कल्चर, लैंग्वेज, ओके, एथनिसिटी में कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। वो होगा सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, देन होगा एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। इन दोनों के बाद ही हम डेवलपमेंट को एंश्योर कर सकते हैं। बाकी चीजें पढ़िएगा, आपको समझ में आएंगी। तो स्किलिंग करना जरूरी है, एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी है उसको और बढ़ाना जरूरी है, फ्लड का प्रॉब्लम एनुअली रिकरिंग प्रॉब्लम है, ये इसको डेवलप करना जरूरी है। टूरिज्म को अभी भी अंडर डेवलप है, तो उसको और आगे हम बढ़ा सकते हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पोर कंडीशन में है, तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, फिर वुमेन एम्पावरमेंट को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो फिर माइग्रेंट्स को लेके जो प्रॉब्लम है उसको भी टेकल करना जरूरी है, वो इनबाउंड माइग्रेशन हो या आउटबाउंड माइग्रेशन हो। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन vis-a-vis आइडेंटिटी। ओके, तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक डिस्कस किया
कि जब हम डेवलपमेंट करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के बारे में ही बात किया गया है, तो इसमें अभी हमें क्या करना है, इकोलॉजिकल जस्टिस को आपका ध्यान में रखते हुए ही, मतलब जो इकोलॉजी है उसको हम फ्रजाइल कंडीशन में नहीं ला सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, और जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमें जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम करेंगे उसको बैलेंस करना होगा विथ इकोलॉजी एंड कल्चरल राइट्स। ओके, तो उसको ध्यान दीजिएगा, उसमें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, नहीं तो क्या है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना और जो एथनिक लोग हैं उनका एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, दोनों ही हमारे लिए जरूरी है। तो एक बैलेंस बनाना जरूरी है। तो कौन कौन से सेक्टर में डेवलपमेंट करेंगे, इधर जो बात किया, और क्या प्रोटेक्ट करके करेंगे, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को देख के हमें करना जरूरी रहेगा, ताकि जो आपका इंडिजिनियस कम्युनिटी है, डाइवर्स एथनिसिटी है, जो आपका कल्चरल आइडेंटिटी है, सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है, उसको स्टेक पे लाया, उसको बिना स्टेक पे लाए इसको डेवलपमेंट किया जाए, ताकि ये स्टेक पे ना आए। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा, ये पास्ट में पूछा गया है एपीएससी में। और यूपीएससी में भी क्या है, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर जैसे कि बहुत अभी चर्चे में रहता है कि बहुत ज्यादा आपका पीछे रह गया कंपेयर टू दी अदर रीजन लाइक साउथ इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया। तो ईस्टर्न इंडिया या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ओके, रिसोर्स रिच होने के बाद भी आपका क्या है, आगे नहीं बढ़ पाई है, डिफरेंट प्रॉब्लम अभी भी परसिस्ट करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो उसके लिए अभी नेशन भी ध्यान दे रहा है, तो आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी इन पॉइंट में ध्यान देगा, तो इसीलिए ये चीजें आपको जाननी जरूरी रहेंगी। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। ध्यान रखिएगा, मैं आपको चीजें बहुत खोल के ये सभी चीजें एक दो चीजें ऐसे ऐसे नहीं समझाता हूँ। क्यों पता है क्या आपको, कि आप अगर ये पढ़ेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। मेन हमें चाहिए क्या, क्या पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, वो ज्यादा जरूरी है। ओके, तो वैसे पढ़ेंगे तो ध्यान में आ जाएगा सभी चीजें। और ध्यान रखिएगा, अभी जैसे 2021 में जो अजूरी है उसने सोलर पावर प्लांट लगाया है नौगांव में, तो इससे प्रॉब्लम क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर बनने वाला है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ये इम्पैक्ट करेगा, प्रोटेस्ट हो रहा है ओवर लैंड एक्विजिशन, तो ये सभी चीजें जरूरी है। फिर कार्बी आंगलोंग में भी सोलर प्रोजेक्ट लगने वाला है, तो इससे अभी कार्बी आंगलोंग क्या है, हैवीली ट्राइबल पॉपुलेटेड एरिया है, तो 68 बीघा आपका लैंड इसमें लगेगा। तो इसमें जो ट्राइबल लोग हैं उनका जो राइट्स है, लैंड एलियनेशन है, वो इसमें देखा जाएगा, राइट्स वायलेट होगी। ओके, तो अभी इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में इसमें मेंशन कर सकते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या करता है, राइट्स देता है फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, तो इसीलिए क्या करना है, उनका राइट्स को वायलेट नहीं करना है। फिर 6 शेड्यूल एरिया के अंदर आता है, अंडर आर्टिकल 244। 371 बी में आसाम को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो ये सभी चीजें आपको क्या करनी है, फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल सभी चीजों को जोड़ के देखना है। तो अभी ये आर्टिकल 244, 371 बी ये मेंस में आपको सब्सटेंशिएट करना होगा, और ध्यान रखना होगा कि ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, रोल ऑफ सतरास इन आसामीज और आसाम सोशल लाइफ। तो अभी ध्यान रखिएगा, जो आपका 15 सेंचुरी 1415 या 16 सेंचुरी के समय, तो इस समय में क्या था, भक्ति मूवमेंट का बहुत ज्यादा राइज था। जो आपकी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी थी उसके अगेंस्ट जो भक्ति मूवमेंट है वो आया था, और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया था, जैसे ज्यादा सेक्रीफाइसल चीजों में ध्यान देना। ओके, आपका और जो भक्ति का मार्ग है या फिर जो भगवान का डिवोशन है उससे हट जाना, तो उससे क्या होती है, ऑर्थोडॉक्सी आती है। सोसाइटी में आपका जो कास्ट सिस्टम का प्रॉब्लम है वो और बढ़ता है, तो उसमें प्रिविलेज जो क्लास है वो तो आपके बहुत हैवी जो रिचुअल्स है वो कर सकती है। तो इसके अगेंस्ट ही क्या हुआ, भक्ति मूवमेंट का सर्ज हुआ था डिफरेंट रीजन में। ओके, एकदम आप 6-7 सेंचुरी में देखे तो अलवरास एंड नयनार्स थे साउथ इंडिया में। ओके, फिर आप गुरु नानक देव जी को देखे तो आपके पंजाब में, देन आपके तुकाराम जी को देखे तो महाराष्ट्र में, मीराबाई को देखे तो आप राजस्थान में। ओके, फिर आप चैतन्य महाप्रभु जी को देखे तो वेस्ट बंगाल में। तो उसी तरह से आसाम में भी पैरेलली भक्ति मूवमेंट का सर्ज हुआ था बाई श्रीमंत शंकर देव जी एज वेल एज उनके जो डिसाइपल थे माधव देव जी। ओके, तो अभी उन्होंने क्या किया था, आसाम में
जो भक्ति का मार्ग है उसको अपनाया था और आपका मोनोथेइज्म को अपनाया था कि एक ही ईश्वर को पूजा करनी है। ओके, पूजा मतलब क्या, हमें भक्ति करनी है, डिवोशन में ज्यादा ध्यान देना है। ओके, ना कि आपके जो अननेसेसरी बहुत ज्यादा खर्चीले वाले रिचुअल्स है उसमें ध्यान नहीं देना है। हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं थ्रू भक्ति। ओके, थ्रू डिवोशन हम क्या कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा रिचुअल्स की, ओके, कोई हैवी आपके खर्चे की या फिर किसी के सजेशन की जरूरत नहीं है। तो इससे हम आपके श्रीमंत शंकर देव जी ने और माधव देव जी ने मिलके डिफरेंट सत्रास बनाए थे। सत्रास अभी क्या है, आपके ये मोनेस्टरीज है जहाँ पे क्या किया जाता था, आपके जो डिवोशनल चीजें हैं, ओके, भक्ति का जो मार्ग है वो दिखाया जाता था। और इसके साथ ही क्या हुआ, जो आपका नियो वैष्णविज्म है उसका सर्ज हुआ। ओके, नियो वैष्णविज्म मतलब जो आपका कृष्ण भगवान है, ओके, या फिर कृष्ण भगवान का जो डिफरेंट रूप है या फिर विष्णु भगवान का जो डिफरेंट रूप है उसको डिवोशन किया जाने लगा। ओके, और उसी के साथ भक्ति का मार्ग को अपनाने के लिए डिफरेंट आपका मीडियम को डेवलप किया गया। जैसे आपका फॉर एग्जांपल नाम कीर्तन का डेवलपमेंट हुआ। ओके, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी डिवोशनल आपकी लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ। ओके, जैसे नाम घोषा, देन कीर्तन घोषा। ओके, नाम घोषा बाय माधव देव जी, कीर्तन घोषा बाय शंकर देव जी। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ, आपके जो डिवोशनल सॉन्ग्स थे वो डेवलप हुए और लोग क्या किए, बिना किसी कास्ट, क्रीड और धर्म के इरेस्पेक्टिव सभी लोगों ने मिलके सोसाइटी में एक क्या किया, नया रिनेजेंस को क्रिएट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ श्रीमंत शंकर देव जी। ओके, शंकर देव जी का बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रोल है। अभी शंकर देव जी के बारे में देखें तो उन्होंने गीत में गीत लिखा। ओके, जो क्या है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसको लिखा गया एक यूनिक लैंग्वेज में जिसको कहा जाता है ब्रजावली लैंग्वेज। इसी के साथ उन्होंने एक नया डांस का भी शुरुआत किया। ओके, जो डिवोशनल आपका डांस था। इट मीन्स आपका जो आज के समय पे क्लासिकल डांस है वो है आपका क्षत्रिया। 17 में डेवलप हुआ था तो क्षत्रिया। तो अभी जो 17 है उसका क्या रोल है असमीज सोशल लाइफ में, तो सभी लोगों को यूनाइट करता है। ओके, फिर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जैसे आपका अगर डिवोशनल डांस में देखे तो क्षत्रिया, ओके, गीत में देखे तो डिवोशनल सॉन्ग्स और गीत। ओके, देन आप फिर से अगर देखें तो जो लोगों का एक आपका सेंस ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म है वो भी राइज करता है और इसी के साथ क्या करता है, लोगों को एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ देता है। ओके, और इसको हम पहला आपका डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन या फिर पहला जुडिशियल इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी आपके जो गांव थे, अभी भी गांव जो है उसमें क्या होता है, 17 सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट हो गया और हर गांव में क्या होता है, नाम घर। ओके, नाम से पता चल गया कि भगवान का नाम लेना, नाम लेने वाला घर, नाम घर। ओके, और ये 17 का क्या है, छोटा रूप है। 17 क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ओके, और जो नामघर है वो उसका एक छोटा रूप है जो हर गांव हर कस्बे में रहता है, जिसमें लोग क्या करते हैं, एक साथ मिलते हैं, जुलते हैं, एक प्लेटफॉर्म उनको मिलता है फॉर देयर कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एज वेल एज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सोशली कल्चरली जब लोग यूनाइट होंगे तो उनका क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंश्योर होगा। ध्यान रखिएगा। तो इन सभी चीजों में से अभी ये आसाम स्पेसिफिक टॉपिक है, लेकिन जब आप भक्ति मूवमेंट के बारे में पूछा जाएगा ओवरऑल यूपीएससी में तो आपको भक्ति का जो टच है वो सिर्फ एक रीजन से आप देंगे तो नहीं होगा, आपको पूरे इंडिया का डिफरेंट रीजन में जो भक्ति का टच है उसको दिखाना जरूरी रहेगा। और कैसे भक्ति मूवमेंट ने ऑर्थोडॉक्सी को दूर किया, कैसे जो स्पिरिचुअलिटी है वो लोगों के पास प्योर फॉर्म में पहुंचाया, लोगों को जो स्पिरिचुअलिटी है उसको रियलाइज करवाया। तो इसके लिए जैसे आपके डिफरेंट भक्ति सेंट का जिस तरीके से आपका योगदान रहा है ऑल इंडिया लेवल में, उसी तरह से आप पैरेलली श्रीमंत शंकर देव जी, माधव जी और उनके जो डिसाइपल्स थे उनका योगदान आप देख सकते हैं। ओके, तो बाकी चीजें पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो जैसे मैंने कहा ना, सत्रिया नृत्य या फिर सत्रिया डांस जो एक डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म। ओके, इसको संगीत नाटक एकेडमी ने, मुझे जितना तक ध्यान है, 2000 में इसको आपका रिकॉग्नाइज किया है। देन भावना है, तो ये भावना आपका क्या है, थिएटरिकल परफॉर्मेंस है।
और ये इसका थीम ध्यान रखिएगा, सब रिलीजियस थीम में ही बेस्ड है। ओके, जो आपके बॉरगीत है वो भी रिलीजियस थीम के ऊपर ही बेस है। फिर अंकिया नाट 1 एक्ट प्ले है। ओके, तो मुझे जितना ध्यान है टोटल 7 अंकिया नाट लिखी गई है। ओके, 1 एक्ट प्ले। फिर आपका अगर डिफरेंट और चीजें देखें तो ब्रिज बिटवीन फेथ एंड सोसाइटी, भजन, भावना, नाम। ओके, तो इससे क्या होता है, एक लोगों के अंदर स्पिरिचुअल सर्ज होता है, लोगों के बीच में एक कम्युनिटी गेट टुगेदर होता है। ओके, और लोगों के सोशल लाइफ में आपका कोहिजन लाता है, हार्मोनी लाता है। ओके, जो कास्ट बैरियर है उसको दूर हटाता है, इगैलिटेरियन बनाता है सोसाइटी को, डेमोक्रेटिक बनाता है। तो ये सभी जानना बहुत जरूरी है। बाकी जो मैंने जुडिशरी के बारे में बोला था, लोकल कोर्ट, ओके, कम्युनिटी सेंटर, कल्चरल हब, ये सभी चीजों को आप जोड़ सकते हैं ग्रास रूट कोहिजन लाने में। ओके, मॉरल ऑर्डर को सेट करने में, सोसाइटी को एथिकल बनाने में क्षत्रिय का बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रोल रहा है। ओके, सिंस 15-16 सेंचुरी टू टिल डेट अभी भी इसका इंपॉर्टेंस वैसा का वैसा ही है जैसे इसका सर्जिंग के समय पे था, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिफेंस कॉरिडोर आ स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट। तो डिफेंस कॉरिडोर अगर देखें तो अभी के समय पे आप देख सकते हैं कि 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाई गई है। एक यूपी का डिफेंस कॉरिडोर है, आपके 6 डिफेंस कॉरिडोर है, लखनऊ, कानपुर एटसेट्रा। देन तमिलनाडु का डिफेंस कॉरिडोर देखे तो चेन्नई, कोयम्बटूर एटसेट्रा। और अभी आसाम में भी डिफेंस कॉरिडोर प्रपोज किया गया है। कौन से एरिया में? गुवाहाटी नौगांव कॉरिडोर में ये डेवलप किया जाएगा। 1 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। ओके, और आपका जो जॉब क्रिएशन होगा 50,000। ओके, अगर आप तमिलनाडु में देखें 25,000 है, यूपी में 50,000 प्लस है। तो इससे अभी क्या है, मैंने जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में कहा कि अभी नॉर्थ ईस्ट में भी आप देखें तो आसाम क्या है, आपका सबसे ज्यादा प्लेन एरिया वाला जगह है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और गुवाहाटी इसका क्या है, आपका गेटवे है नॉर्थ ईस्ट का। तो इससे हमें अभी क्या है, नॉर्थ ईस्ट को के डेवलपमेंट में हम अगर आसाम से शुरुआत करें, उसके बाद हम डिफरेंट रीजन में रीच करें, तो इससे क्या होगा, आपके रीजन का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, एज वेल एज जो डिफेंस की जो वल्नरेबिलिटी रहती है बिकॉज ऑफ आपका चिकन नेक्स कॉरिडोर। तो इससे अभी बांग्लादेश के साथ आप देख सकते हैं रिलेशन डिटोरियोरेट होके रखा है। फिर आप देख सकते हैं चाइना से जो रिलेशन है वो बहुत हमारा चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ऑलरेडी एक बार वार हो चुका है। देन आपका म्यांमार में जो वल्नरेबिलिटी है, ओके, तो म्यांमार से वार का खतरा नहीं है, लेकिन अदर सिक्योरिटी इश्यूज हम देख सकते हैं। तो इन सभी चीजों को टैकल करने के लिए अगर आसाम में डिफेंस कॉरिडोर बनता है तो जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसका भी डेवलपमेंट होगा, और जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है वो भी काफी आसानी से किया जा सकेगा। तो उस लिहाज से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल डिफेंस के अंदर क्वेश्चन जब पूछेगा तो कॉरिडोर्स के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी क्या है, एग्जाम में आपको यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस में ये सभी चीजें पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। ओके, आप स्टेट पीसीएस को सेपरेटली मत देखिएगा, यूपीएससी को सेपरेटली मत देखिएगा, क्योंकि दोनों ही देश के अंदर ही है। ओके, थोड़ा सा कोई 1-2 क्वेश्चन जो है आपका क्या है, ज्यादा स्टेट स्पेसिफिक हो जाता है, बाकी पूछा जा सकता है। जैसे मैंने अभी 17 के बारे में समझाया, तो आपको लग सकता है कि ये सिर्फ स्टेट पीसीएस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, नहीं है, ये आपके मेंस के लिहाज, सॉरी, यूपीएससी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। तो भक्ति मूवमेंट अभी इससे आपका रिवीजन हो गया। नो डाउट ये आसाम के ऊपर इसका स्पेशल एम्फेसिस है, लेकिन इससे क्या है, आपको जो भक्ति मूवमेंट का जो आपका नेचर था, ओके, ऑल इंडिया लेवल में, तो वो लगभग एक ही तरह का था। ओके, जैसे आपका जो लोकल लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट होना, ओके, डिवोशन का डेवलपमेंट होना, भक्ति का डेवलपमेंट होना, ऑर्थोडॉक्सी का कम होना, इगैलिटेरियन सोसाइटी का डेवलपमेंट होना, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में डेवलप होना, ये सभी चीजें तो कीवर्ड्स है ना, ये सभी चीजें सब चीजों में आप देख सकते हैं। ओके, तो मैं इसीलिए आपको बार बार गुजारिश करता हूँ, चीजों को आप क्या है इंटीग्रेटेड होल में देखें। ओके, तो बाकी चीजें आप देख लीजिएगा कि कैसे ये इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है चाइना कैन चोक ब्रह्मपुत्र वांट्स रिवर एक्सपर्ट। तो रिवर जो एक्सपर्ट है उन्होंने वार्न किया है। तो कौन है एक्सपर्ट? प्रोफेसर नयन शर्मा जी। तो उन्होंने आपका वार्न किया है इंडिया को, ओके, कि ब्रह्मपुत्र के ऊपर चाइना कभी भी क्या कर सकता है, चोक कर सकता है। क्योंकि अभी आप इसमें देख सकते हैं जो मी डॉक डैम बनने वाला है, ओके, जो आपका प्लान्ड डैम है, ये सबसे ज्यादा बड़ा डैम होगा पूरा वर्ल्ड का।
तो इससे क्या है, जो अभी जो ब्रह्मपुत्र है ये आपके तिब्बत से ओरिजिन होके, जहाँ पे इसको यारलुंग ज़ेंग्बो कहा जाता है, तो उसमें आपका मैक्सिमम एरिया तो उसी जगह में है, मोर देन 50%। ओके, तो इसके ऊपर अभी चाइना क्या कर रही है, आप देख सकते हैं ये जो आपके ग्रीन सिग्नल दिखा रहे हैं, ये सब ऑपरेशनल डैम है जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। अंडर कंस्ट्रक्टेड डैम इसमें आप एक देख सकते हैं, बाकी प्लान डैम आप देख सकते हैं। ये जो मीडॉक डैम है ये बहुत बड़ा डैम है। तो इससे क्या कर सकता है चाइना, जो है ये ब्रह्मपुत्र का पानी को डाइवर्ट कर सकता है, जिससे क्या है, जो लोअर राइपेरियन रिवर है, जो रिवर जहां से शुरू होके गुजरता है वो हो गया अपर राइपेरियन रिवर, जो नीचे देश रहेंगे वो हो गया लोअर राइपेरियन कंट्री। ओके, तो अभी जैसे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, स्पेशली आसाम, तो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा वाटर स्ट्रेस देखा जा सकता है। जब वाटर को चोक किया जाएगा और जब छोड़ दिया जाएगा तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बाढ़ आ सकती है, जो कि रिकरिंग प्रॉब्लम है और ये वर्स हो सकता है। तो इसके ऊपर क्या करना है, जबकि एक्सपर्ट ने वार्न किया है, तो अभी थोड़ा पहले देखा कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने आपका रेड फ्लैग दिया था, लेकिन क्या हुआ, जो आपकी प्रोजेक्ट डेवलपर थी और जो आपका गवर्नमेंट था, उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके लिए अभी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम क्या है, इन फ्यूचर हमें फेस करना पड़ सकता है रिगार्डिंग ब्रह्मपुत्र। तो एक्सपर्ट ने जो सजेशन दिया है उसके ऊपर गवर्नमेंट को सोच विचार करनी जरूरी है कि कैसे हम इन रीजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस चाइनास डैम पॉलिसी। ओके, क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच क्या है, कोई वाटर ट्रीटी नहीं है लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो है इंडस वाटर ट्रीटी। तो ऐसे ट्रीटी होना बहुत जरूरी है ताकि रिवर का जो वाटर है, क्योंकि ये एक आपका क्या है, यूनिवर्सल कॉमन चीज है। ओके, तो उसके ऊपर क्या है, हर ह्यूमन का हक है, हर देश का हक है, और इसके लिए हर देश को क्या करना है, म्यूचुअल बेनिफिट के साथ ही चीजों को देखना जरूरी रहेगा। तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। बाकी वाटर ईल्ड कितना है, ब्रह्मपुत्र का 14% जो वाटर है वो तिब्बत से आता है, बाकी 86% तो हम मानसून से रिसीव करते हैं। ओके, तो इससे क्या है, अभी अगर आपका मानसून के सीजन में तो ठीक है, लेकिन जब आपका ड्राई सीजन रहेगा तो उसमें अगर ब्रह्मपुत्र का पानी या फिर यारलुंग ज़ेंग्बो का जो 14% पानी है ये भी चोक कर लिया जाता है, तो इधर बहुत ज्यादा सूखा का प्रॉब्लम हो जाएगा। और रेनी सीजन में, इट मीन्स मानसून के सीजन में अगर ज्यादा पानी छोड़ते हैं तो उससे फ्लड का प्रॉब्लम और सीवियर हो सकता है। तो इन सभी चीजों के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ओके, और ये नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट सीरियस इशू। सीरियस इशू मतलब इसमें जो आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग मतलब क्या, अभी देखिए जुडिशरी के पास क्या है, राइट है, ओके, कि वो क्या कर सकती है, हीनियस क्राइम में लोगों को जो आपके लोगों को मतलब जो आपका कन्विक्ट है उसको फांसी की सजा दे सकती है। वो भी प्रोसीजर जैसे एस्टेब्लिश किया है गया है लॉ के तरफ से, उसके हिसाब से। लेकिन जब क्या होता है, कभी एनकाउंटर कर दिया जाता है, ओके, तो उससे क्या होता है, ये आपका एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो जाता है, और इससे जो लोगों का राइट है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ये वायलेट हो जाता है। उन्होंने जो आपका एक्यूज्ड है, तो उसका कोई भी एक्यूजेशन हो, जितना भी उसका जैसा भी क्राइम क्यों ना हो, वो पुलिस का काम है उसको प्रूफ करना, ना कि उसको एलिमिनेट करना। ओके, अगर पुलिस खुद आपके एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करने लगी, इसका मतलब क्या है कि वो खुद ही जज बन रही है, खुद ही जूरी है, खुद ही एग्जीक्यूट कर रही है। इससे क्या होता है, जो आपका नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो आर्टिकल है वो वायलेट होता है। अभी जो जो क्रिमिनल है उसको पनिश किया जाएगा, पुलिस का काम है उसको नैप करना, एक्यूज के ऊपर चार्जशीट बनाना एंड देन उसको फाइल करना इन कोर्ट, एंड कोर्ट डिसाइड करेगी कि एज पर जो प्रोविजन है, जो आपका आईपीसी है अभी के समय पे, भारतीय न्याय संहिता है, उसमें क्या प्रोविजन मेंशन किया गया है। बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, तो उसको उसमें क्या होगा, आपका फांसी दे दिया जाएगा, हैंग कर दिया जाएगा उस व्यक्ति को। ओके, तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि 5 साल जेल देना है, 10 है, 15 है, 20 है, लाइफ टाइम है, या फिर फांसी देनी है। ओके, तो उसमें अभी पुलिस का रोल क्या है कि नैप करना क्रिमिनल को, देन चार्जशीट फाइल करना। और वैसा नहीं करके अगर खुद एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट देते हैं, तो ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स को, आर्टिकल 21, 14, सीआरपीसी का सेक्शन 46, 97, 100, 132, जो डीके बासु गाइडलाइन है वो वायलेट करता है। ओके, तो इसीलिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अपनी ओर से प्रोब चालू किया है कि जो आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रही है। ओके, तो इससे अभी क्या है,
आपका जो ह्यूमन राइट्स का इशू दिखाई दे रहा था वो सॉल्व किया जा सकेगा और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को रोकी जा सकेगी। ओके, ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही।